हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कुछ पीजीटी की वैकेंसीज जो आप देखेंगे कि डीएसएसबी 2025 और आरआरबी 2025 में आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटीज की वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप अपने सरकारी नौकरी का सपना भी पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, फिजिक्स इंसेंटिव आज आपको ये बताने वाले हैं कि आपको इन डीएसएसबी और आरआरबी में कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आई हैं, उतनी उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि उसमें फ़ीस क्या होने वाली है। यानी सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपको पूरी जानकारी फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम तक की सारी जानकारी आपको अप टू डेट मिल सके। हम आपको आसान शब्दों में बहुत ही सरल भाषा में हर चीज़ को क्लियरेंस एकदम समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल्स पर बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बात करेंगे कि डीएसएसबी 2025 में नोटिफिकेशन आया है और आरआरबी 2025 में, जिसमें पीजीटी यानी कि 11-12, टीजीटी यानी कि 8-6 टू 10th एंड पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल पर आपके टीचर्स की वैकेंसी निकल के आई है। अब आपके टीचर्स का सपना हो जाएगा पूरा, लेकिन आपको सबसे पहले जान लेना होगा कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा और कितनी इसकी फ़ीस है और कौन इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो डीएसएसबी में जो वैकेंसी है वो केवल पीजीटी की है। आरआरबी में जो टीचर्स की वैकेंसी यानी रेलवे में जो टीचर्स की वैकेंसी है उसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों की ही वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। पीजीटी वो लोग होते हैं जो 11th और 12th में टीचिंग करने की अपनी इच्छा रखते हैं, और टीजीटी में वो लोग होते हैं जो 6 टू, हम कह सकते हैं यहाँ की 6 टू 10th की जो टीचिंग करने की जो इच्छा रखते हैं वो लोग टीजीटी में आते हैं। और पीआरटी यानी कि आपके 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल में जो वैकेंसीज होती हैं उसको पीआरटी, प्राइमरी टीचर्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग इस वीडियोस में देखने वाले हैं कंप्लीट नॉलेज अबाउट द फॉर्म, लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट। हम लोग देखेंगे कि फॉर्म की लास्ट डेट कब तक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, एज देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, फीस कितनी लगेगी इस फॉर्म के लिए, और एग्ज़ाम के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएसएसबी के बारे में। तो भाइयों एंड बहनों एंड एवरी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं डीएसएसबी में जो आए हैं वह दिल्ली, जिसको हम लोग डीएसएसबी को कहते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस। ठीक है, जिसका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है 16/1/2025 से, यानी कि 16 जनवरी से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है लेकिन अभी फॉर्म जो फिलअप स्टार्ट होगा वह 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वह 14/2/2025 यानी 14 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आप तब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें कि इसमें फीस कितनी लगनी, तो भाइयों इसमें फीस जो लगेगी वह जनरल या ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसको 100 रुपीज़ फीस लगने वाली है। एससी, एसटी एंड पीएच या फिर आप फीमेल कैंडिडेट्स की बात अगर करते हैं तो इनकी 0 रुपीज़ फीस लगने वाली है, यानी इनकी कोई रुपये भी फीस नहीं लगने वाली है डीएसएसपी में। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट एप्लीकेशन एंड इसकी एंड डेट और इसकी फ़ीस क्या लगने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात करें तो आपको 30 ईयर मैक्सिमम एज है इस फॉर्म को फिलअप करने की। उसके बाद आपकी जो भी रिलैक्सेशन है एज के अकॉर्डिंग ओबीसी, एसटी, एससी का, वह आपका अकॉर्डिंग टू रूल आपको मिलेगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। लाइक जैसे ओबीसी के लिए 3 ईयर होती है यानी 33 ईयर चली जाएगी, इस तरह से एसटी, एसटी 5 ईयर, तो उस तरह का एज रिलैक्सेशन आपको जो भी होता है वो आपको मिलना ही मिलना है। बट नॉर्मली इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर ही रखी गई है। ठीक है, 30 ईयर से ज़्यादा एज नहीं चाहिए। ठीक है, पोस्ट इसकी जो है वह कुल पीजीटी में 432 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी कि आपको क्वालिफिकेशन क्या है, आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए यानी कि आप रिलेटेड सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास डिग्री होना चाहिए यानी कि बीएड की डिग्री भी इसमें ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है और आपका एज क्राइटेरिया क्लियर। इसमें हम वैकेंसी की बात करें तो ये 432 वैकेंसी जो हैं वो टोटल हर एक सब्जेक्ट की मिला के है, जिसमें आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब मिला के इसमें है। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ उसके बाद देखें हम लोग तो अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज इसकी वैकेंसीज देखें तो हिंदी की वैकेंसी देखें भैया तो मेल की इसमें 70 है
यानी कि जो मेल हैं वो 70 पोस्ट हैं और फीमेल की 21 पोस्ट आई हैं। और जिसको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और ये NDMC में जो है वो 7 पोस्ट हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और NDMC? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए जो पोस्ट निकलती है वह दिल्ली के सिटी स्कूलों के लिए होती है, और NDMC जो होती है वह हम मान के कर चलें तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, यानी कि जैसे समझ लीजिए कि थोड़े से ऐसे डेवलपिंग एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे जो भी स्कूल खोले जाते हैं उनका बस्तियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, तो उसमें आपको ये जॉब मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए 7 पोस्ट हैं और इसके लिए इस तरह से आप देख सकते हैं। मैथ्स में इस तरह से आप देख सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी सिटी पब्लिक स्कूलों में जो है वह मेल 21 फीमेल 10 और NDMC में कोई वैकेंसीज नहीं है। फिजिक्स की बात करें तो मेल के लिए केवल और केवल 3 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए 2 वैकेंसीज हैं, और NDMC के लिए किसी प्रकार की कोई वैकेंसीज नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज आपकी सारी वैकेंसीज आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। ठीक है, मेल और फीमेल की आपको बेसिकली आपको ये जानना था DOE और मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और NDMC का में क्या मतलब होता है, तो मैंने वो आपको बता दिया। तो आप क्लियरली आप इसमें अपने हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज को देख सकते हैं। ओके, ये आपके सामने सब्जेक्ट वाइज सारी वैकेंसीज हैं। क्लियर? चलिए हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस के बारे में हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बेसिकली फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे बेसिकली फिजिक्स के लिए आपको दिया जाता है। बाकी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानकारी दे देंगे कि इससे एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। बट हम फिजिक्स के फुल सिलेबस की बात करेंगे कि इसमें किस किस तरह के सिलेबस आते हैं और क्या क्या यहाँ पे पूछ सकता है। ओके, ठीक है। ओके, हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो भी DSSB के PGT का एग्ज़ाम होगा उसका ऑनलाइन मोड होगा एग्ज़ाम, यहाँ पे ऑफलाइन का कोई चांस नहीं है, ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा। टोटल टाइम आपको 3 आवर्स अलॉट किए जाएंगे, यानी 3 घंटे में आपको एग्ज़ाम पूरा देना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, यानी नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स भी कटेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 300 आएंगे और टोटल 300 मार्क्स के पेपर होंगे जो कि 3 आवर में कंप्लीट करने हैं। याद रहे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत ध्यान से पेपर करना होगा। ठीक है, आपके रॉन्ग क्वेश्चंस आपके सही क्वेश्चंस के मार्क को भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बात करें पेपर पैटर्न की तो यहाँ पे जो पेपर होगा वो पूरा 2 सेक्शन में दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 की बात करें तो इसको जनरल पेपर कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन टोटल होंगे और इसमें 100 क्वेश्चंस में होगा क्या, सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि सेक्शन 1 100 क्वेश्चन है बच्चा। सब पार्ट इसके जनरल अवेयरनेस होगा 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 मार्क्स के होंगे। दिल्ली में जो DSSB का एग्ज़ाम है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो भी सेक्शंस होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, मतलब कि इनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वह एक के बाद तब अगला आता है, मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी टॉपिक भी अगर एक टॉपिक से इनको 5 क्वेश्चन देने हैं तो एक टॉपिक से ये 5 क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद अगली टॉपिक उठाएंगे और अगले टॉपिक से इनको जो भी क्वेश्चन देने हैं वो दे लेंगे, तब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। मिक्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इनका पैटर्न एक बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के ये 20 क्वेश्चन देंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के ये 20 क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश के ऐसे ही इनके 20 क्वेश्चन हैं। फाइनली हम देखें तो हिंदी के भी इनके 20 क्वेश्चन। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 में मिलेंगे जो जनरल पेपर 1 का है। ठीक है, ठीक है, तो ये हिंदी के आपके 20 मार्क्स। अब ऐसे हम देखें इसके सेक्शन B में क्या क्या है। ये पेपर पूरा एक साथ होता है, ऐसा नहीं कि एक पेपर हो जाएगा फिर उसके बाद आपको समय दिया जाएगा फिर दूसरा पेपर होगा, नहीं, पेपर सब एक ही है, बस 2 सेक्शन में पेपर बट के आते हैं। ठीक है, पहले सेक्शन में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, और सेक्शन 2 में आपको जो देखने का मिलेगा वह 200 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे सेक्शन 2 में। और उस सेक्शन 2 में जो होंगे वो सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा बच्चा, उससे आपका 180 क्वेश्चंस होगा भाइयों, यानी कि आपके 180 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 20 क्वेश्चंस टीचिंग मेथोलॉजी के दिए जाएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, वो भी टीचिंग मेथोलॉजी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बेसिकली रहती है और उसके 20 क्वेश्चन। इस तरह से 200 क्वेश्चन आपके सेक्शन B में यानी सेक्शन 2 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा पेपर जो होता है वो 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स के कंप्लीट होते हैं। और आपको हर सेक्शन में पास होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप इसके कुछ भी क्वेश्चंस कर लें और ये हो जाए, नहीं, आपको सेक्शन 1 में भी आपको पास होना पड़ेगा। और जो कि मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 35% रखा गया है और 40% जनरल के लिए और 35% आपकी OBC
के लिए रखा गया है। ठीक है, तो इतना जनरल क्राइटेरिया आपको SC ST के लिए थोड़ा सा 1-2% और कम रहता है। ठीक है, इसी के आसपास रहता है। तो मिनिमम आपको इतने % मार्क्स लाने ही हैं। आप इतना % मार्क्स ले आएंगे तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी। अगर आप इतना भी नहीं ला पाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। यानी जैसे आप एक जनरल के हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर 40% आप नहीं लाते हैं तो आगे आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी ना। ठीक है, तो आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्लियर करना पड़ेगा तभी आपकी कॉपी चेक होगी और आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। क्लियर, तो दोनों में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। और बाकी ये आपका एग्जाम पैटर्न था, आप इसको पढ़ लें। बाकी फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियोज़ में हम आपके लिए बात करेंगे। और आपको अगर अलग से ऐसा एक डिटेल्स में वीडियो चाहिए, ठीक है, हमें नहीं लगता कोई भी चैनल आपको स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में कंप्लीटली नॉलेज देगा कि DSSB PGT के एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन से कितने क्वेश्चंस कंटेन करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाकर मैं उसमें सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश जरूर करूँगा और आप उससे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम उस वीडियो में ये भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मेरिट कितनी प्रीवियस ईयर में रही है। अब तक फिजिक्स PGT की मेरिट जो है वो प्रीवियस ईयर में कितनी रही है, या आगे अब आपको किस तरह से मेहनत करनी चाहिए और कितना मार्क्स ले आएंगे कि आप मेरिट लिस्ट में सिक्योर अपने आप को कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है तो आपकी फॉर्म भी जल्द ही अब आफ्टर मकर संक्रांति स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना। तो आप अपनी तैयारी भी अब शुरू कर दीजिए और ख़ास करके इन सब चीज़ों की भी तैयारी करिए और अपने सब्जेक्ट पे भी आप अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए और आप काम कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो बात तो वही करेंगे कि ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। मतलब केवल 3 सीट्स हैं आपके पास, फिजिक्स में केवल 3 सीट हैं मेल में और शायद 2 सीट्स हैं आपके फीमेल में। ठीक है, ऊपर दिया था। तो अब इतनी ही सीट पे आपको काम करना है। ठीक है, 5 सीट टोटल हैं, 2 फीमेल्स की हैं, 3 मेल की हैं और उसी में आपको सब कुछ लेके आना है। तो अब आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ तो मिल रहा है, आप मेहनत करिए, मेहनत करके उस रैंक में ले आइए। और आप अपने 1 सीट से आपको मतलब है, आप 3 सीट का क्या करेंगे, है कि नहीं। 1 सीट से आपको मतलब 1 सीट कंप्लीट होनी चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए, ये तो था DSSB का। अब हम लोग RRB के टीचर्स की बात कर ले सकते हैं, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और लास्ट डेट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम RRB की बात करें तो RRB टीचिंग की जो वैकेंसीज हुई हैं उसमें RRB मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट के नाम से आपको वैकेंसी दिख जाएगी। आप RRB के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं या सरकारी रिजल्ट पे भी आपको इसकी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसकी 7/1/2025 यानी 7 जनवरी से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वह भी 6 फरवरी को रखी गई, यानी 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अब आगे लास्ट डेट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट हुई है। ठीक है, इसके फीस की बात करें तो जनरल OBC की हम लोग बात करें तो उसकी फ़ीस जो है 500 रुपीज़ रखी गई है, 500 रुपये आपकी फ़ीस है। वहीं SC ST और EWS की बात करें तो इसकी फ़ीस आपको 250 रुपीज़ रखी गई है, जो कि फॉर्म फिलअप के समय आपको लगेगा। ओके, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में कुछ रिफंड रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे रिफंड रूल्स हैं। यानी जनरल OBC को 500 रखेगा तो 400 उसकी रिफंडेबल फीस है। इसलिए अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, हर चीज़ की डिटेल्स को आप क्लियरली अच्छे से भरिए। और SC ST को 250 है तो पूरी की पूरी फीस जो होती है वो रिफंडेबल होती है। लेकिन ये भी होता कब है, जब आप स्टेट 1 का एग्ज़ाम जो है वह अपीयर कर लेंगे तो उसके बाद आपको फ़ीस रिफंड होगी। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते तो आपको फ़ीस रिफंडेबल नहीं हो, तो इसलिए फॉर्म भरिए, क्योंकि आपकी फ़ीस भी रिफंडेबल है। जो भी खर्चा लगेगा आपको एग्ज़ाम तक जाने का, पहुँचने का लगेगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके, पोस्ट की अगर हम बात कर लें, इसमें पोस्ट की बात कर लें भाइयों, तो आपको हमारे जो भी बहनें भाई जो भी हैं उनको समझ में आ जाएगा कि टोटल 187 पोस्ट PGT में आई हुई है। और यहाँ पर तो और DSSB में तो कुछ अच्छी बात भी थी कि कम से कम फिजिक्स में 3 पोस्ट तो थी, लेकिन यहाँ पे तो और अच्छी बात है और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 3 नहीं, वो भी पोस्ट नहीं है। आप अभी देखेंगे टोटल आपको 187 पोस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया आपको पता है कि PGT में सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट आपके पास हैं, तो आप एक पोस्ट 2 पोस्ट निकालने का क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन इन्होंने टोटल दिखा दिया 187 पोस्ट है, और आपके सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इसमें 50% मार्क्स से आपको कंप्लीट करना होगा। बीएड भी आपको चाहिए, बीएड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अपीयर्ड नहीं, अपीयर्ड वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, पास्ड होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया जो है वो 18 ईयर मिनिमम एज रखी गई है और 48 ईयर आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। ठीक है, उसी तरह से हम देखें तो TGT में टोटल 338 पोस्ट आई हुई हैं। TGT में 338 पोस्ट आई हुई हैं। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, डीलेट भी चलेगा, आपका टेट पास होना चाहिए। बीएड के लिए आपको टेट नहीं मांगा है, सॉरी PGT में आपको टेट नहीं मांगा है,
लेकिन इसमें टेट मांगा। अब टेट में सी टेट, यूपी टेट इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो आप टेट मान के चलिए। आपका यूपी टेट, सी टेट जो भी किसी भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का जो भी होंगे, वह अभी के हिसाब से आप कुछ भी आप पास आउट रहेंगे तो चलेगा, ठीक है। एज इसमें भी 18 to 48 ईयर है, ठीक है। पीआरटी के लिए बात करें तो टोटल 188 पोस्ट हैं, और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने अभी इसको क्लियर नहीं किया है, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ था उसमें इन्होंने बीएड डिग्री को शामिल किया हुआ था, जबकि बीएड पहले से ही पीआरटी से बाहर हो चुका है। तो शायद वह उसी को करेक्शन करने के लिए 1-2 दिन, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इस तरह का नोटिफिकेशन है, उसके बाद ये हो सकता है इसकी एलिजिबिलिटी को क्लियर करे। हो सकता है बीएड हटा के, उन्होंने बाई मिस्टेक बीएड डाल दिया था, हटा के केवल वो बीटीसी या अदर जो भी इनकी क्राइटेरिया है उसको रखें, ठीक है। इसमें भी एज आपका 18 to 48 ईयर ही रखा गया है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 48, ठीक है। इसमें भी आप सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपको मेरे इस वीडियो में दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट वाइज आपके कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें हर सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। और आप अपने फिजिक्स की भी आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, धीरे धीरे ये आगे होगा तो देखिए कितने इसमें पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी कम पोस्ट है, लेकिन फिर भी क्या है, आपको तैयारी करना है, आपको मेहनत करना है, आपको क्वालिफाई करना है। एक सीट ही सही, बट क्या जाता है, आपका फीस तो रिफंडेबल है ना। आप फॉर्म भरिए, हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो और आप निकाल ले जाएं, आप इसको छोड़ दें और आपका भरा ही न जाए। तो फॉर्म इन्हें वही कहते हैं ना कि गेम खेल के हारना बहुत अच्छा है, लेकिन गेम छोड़ के सीधे गेम खेलने से पहले ही हार मान लेना वो तो सही बात नहीं है। यानी कि अब गेम खेला भी नहीं, शुरू नहीं किया और पहले से कर लिया मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये नहीं है, नॉन एलिजिबल मत बनिए, मतलब कि आप अपने आप को पहले ही आप पुट मत करिए, अपने आप को गिव अप मत कर दीजिए कि नहीं मुझे नहीं आता। आप पहले फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, अपनी तैयारी अच्छी करिए, क्या पता हुआ एक सीट आपके नाम के लिए ही हो, ठीक है। तो इसलिए आप ये देख करके आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। इसमें नहीं होगा तो किसी आने वाली वैकेंसीज़ में आपका हो जाएगा, यही तैयारी आपको आगे काम दे देगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डीएसएसबी के फिजिक्स के पीजीटी की फुल सिलेबस को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद आगे चल के आरआरबी में भी फिजिक्स पीजीटी के सिलेबस को लेकर के हम लोग उसमें आपको फिर से उसमें भी आपको क्लियरली आपको हर चीज़ मेंशन करने वाले हैं। तो आपके साथ हम मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ में रह गई है बच्चा, कि आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है इसमें आपके पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि आरआरबी का है, ठीक है। आरआरबी का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसा है, पीडब्ल्यूडी अगर कोई कैंडिडेट्स है उसको टोटल 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ऐसे ही किसी कैटेगरीज को, बाकी सबको जनरल ओबीसी एससी एसटी जो नॉर्मल है पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टोटल समय दिया जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट है उससे टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, और जिसके लिए आपको 50 मिनट का समय टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ओके। जनरल अवेयरनेस होगा आपका 15 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग मिला करके आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स आपका 10 क्वेश्चंस होगा 10 मार्क्स का। जनरल साइंस भी आपका 10 क्वेश्चंस होगा 10 मार्क्स का। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपको आने वाला है। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉर्म की फ़ीस और उसकी स्टार्टिंग एंड लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, अपने फॉर्म को फिलअप कर ले, टाइम से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपको भरना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीतता है फिर वेबसाइट्स जो होती हैं वह थोड़ी बिजी हो जाती हैं, जिससे साइट चलती नहीं है और हमें फॉर्म फिलअप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम डिटेल्स में अपने सिलेबस को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे फुल सिलेबस एनालिसिस की, क्या एग्जाम में आता है क्या नहीं, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए कैसे नहीं। ओके, तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।